हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास हिंदी वर्णिका का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, क्योंकि आप सभी का 22 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर होने वाला है। और आपको यह पता होगा कि हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे होंगे जो हिंदी वर्णिका से संबंधित होंगे। तो आप सभी लोग अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो जो भी हिंदी वर्णिका से प्रश्न पूछा जाएगा वो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखोगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हिंदी वर्णिका में कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णिका में 5 पार्ट होते हैं और पांचों पार्ट का नाम सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, पहला पार्ट है दही वाली मंगमा। और कोई पूछे, अगर क्वेश्चन पूछे कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो आप सभी बता देना श्रीनिवास। ठीक है, और दूसरा पार्ट है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पार्ट है माँ। तो माँ पार्ट के लेखक क्या हो जाएगा दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग पाठ का नाम और उसके लेखक कौन है जरूर याद रखना, क्योंकि पाठ का नाम और लेखक से संबंधित ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर 100 तो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें से कम 5 तो ज़रूर पूछा जा सकता है। और आप लोग हिंदी में भी याद रखना पाठ और लेखक का नाम। ठीक है, और 4 नंबर है दोस्तों नगर। नगर लेखक कौन है नगर इस कहानी के, तो सुजाता। और आप सभी को यह भी एक बात बता दूं दोस्तों, हिंदी वर्णिका के जितने भी मतलब 5 पाठ है, जिसमें जैसे 5 पाठ है इसमें, तो पांचों पाठ एक कहानी है। पांचों पाठ क्या है दोस्तों, कहानी है, न कि निबंध भाषण है, बल्कि सभी के सभी पाठ कहानी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर जो 5 नंबर पार्ट है वो है धरती कब तक घूमेगी, और उसके लेखक है सामर्थ्य। ठीक है, उसके लेखक कौन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सामर्थ्य, उसके लेखक है सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य धरती कब तक घूमेगी के लेखक है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, दही वाली मंगमा के लेखक श्रीनिवास, ढहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता, माँ पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर, नगर के सुजाता हो जाएगा, और धरती कब तक घूमेगी सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे सबसे पहले याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों आइए देखते हैं कि दही वाली मंगना यानी कि पार्ट 1 का कितना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वो पार्ट वाई हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताना 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। अगर पूछ दे कहाँ पर हुआ था, तो आप लोग कर्नाटक बता देना। ठीक है, जो भी पूछे कहाँ जन्म कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में बताना, और कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है दोस्तों, मास्ती वेंकट अयंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास्ती वेंकट अयंगार, जो श्रीनिवास का पूरा नाम होता है। आप लोग इसे भी याद रखना। ठीक है, इसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को हिंदी वर्णिका का कहानी पढ़कर और वहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल कर आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों यहाँ पर तीसरा इसमें का ऑब्जेक्टिव है, देखिए ध्यान से, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है दोस्तों, अगर आप सभी लोग समझदार है तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, इसका मतलब यह हुआ दही वाली मंगमा एक कहानी है। क्या है दोस्तों, अगर पूछे कि दही वाली मंगमा क्या है, तो आप लोग कहानी बता देना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, इसका मतलब कि यह एक कहानी है। और किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर तीर के निशान से आपको बताया गया है कि दही वाली मंगमा एक कन्नड़ कहानियों में से एक है। ठीक है, आप लोग याद रखना। और पूछे अगला दोस्तों क्वेश्चन कि दही वाली मंगमा कैसी कहानी है, तो भावना प्रधान कहानी है। दही वाली मंगमा कैसी कहानी है, तो भावना प्रधान कहानी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी याद रखना। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें का देखिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मंगमा वर्षों से क्या बेचा करती थी, तो आप सभी लोग बता देना दही। मंगमा वर्षों से दही बेचा करती थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछे कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है। अगर पूछ दे आपसे कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है, तो आप सभी बता देना वेंकटपुर। आप लोग देखना ऑप्शन में वेंकटपुर है। अगर वेंकटपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो बेंगलोर अवश्य होगा, क्योंकि वेंकटपुर बेंगलोर में ही उपस्थित है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर कि
मंगमा किस चीज का ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मंगमा मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। आप सभी लोग याद रखना, एक एक क्वेश्चन याद रखना क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रंगपा कौन था? तो रंगपा एक गांव का जुआड़ी लड़का था, जो जुआड़ी भी था और लफंगा भी था और बदमाश भी था। अगर आपके ऑप्शन में जुआड़ी, बदमाश और लफंगा अगर तीनों ऑप्शन में रहे तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर लगा देना उपयुक्त सभी। अगर न दिखे और उसमें से केवल जुआड़ी दिखे तो आप लोग जुआड़ी पर टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है दोस्तों, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं रास्ते में है, जहाँ उसकी बहू को जुआड़ी रंगपा ने घेरा था। रास्ते में अमराई के कुएं के पास। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो रास्ते में, आप सभी को याद होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को किससे विवाह था? तो मंगमा को अपने बहू के साथ विवाह था, ठीक है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, इस बार पूछ सकता है 5 नंबर या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन कि मंगमा को किस बात को लेकर अपने बहू के साथ विवाह था। आप सब लोग याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब हम पार्ट 2 का देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 ढहते विश्वास, जिसके लेखक कौन है आप सभी को अभी बता दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 2 ढहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता है, ठीक है। और क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट नंबर कि सातकोड़ी होता जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सातकोड़ी होता जी का जन्म उड़ीसा में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सातकोड़ी होता का जन्म उड़ीसा में हुआ था। आप सभी को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया भाषा हो जाएगा। उड़ीसा यानी कि उड़िया, आप लोग ऐसे भी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा यानी कि उड़िया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर देख लीजिए दोस्तों। इसमें का 3 नंबर प्रश्न है कि सातकोड़ी होता जी का अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? अगर यह क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताना दर्जन भर, यानी कि 1 दर्जन, यानी कि दर्जन भर, ठीक है। आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दर्जन भर का मतलब यह हुआ कि मतलब ज़्यादा, मतलब 1 दर्जन 2 दर्जन, मानिए कि 1 दर्जन से अधिक हुआ। दर्जन भर जैसे आप लोग नहीं कहते हो कि मैं एक बहुत ज़्यादा केले खा लिया हूँ, तो आप लोग बहुत ज़्यादा केले खा लिए, इसका मतलब कि आप 1 से अधिक खाए होंगे। तो वहीं पर यह भी कह रहा है कि दर्जन भर, दर्जन भर का मतलब हुआ कि 1-2 दर्जन से अधिक, ठीक है। और यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ढहते विश्वास किसके द्वारा संपादित एवं अनुवादित कहानी है? दोस्तों यहाँ पर ढहते विश्वास के तो लेखक सातकोड़ी होता है, लेकिन इस किसके द्वारा संपादित एवं अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों 5 नंबर इसमें का प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी हो जाएगी, ठीक है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति कौन था? तो लक्ष्मी के पति लक्ष्मण था, ठीक है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण था। अगर पूछ दे कि लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो आप लोग बता देना कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में नौकरी करता था। और यहाँ पर दोस्तों वो क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक है, किसके नीचे लक्ष्मी का घर था? अगर आपसे पूछे किसके नीचे लक्ष्मी का घर था, तो आप लोग बताना देवी नदी के बांध के नीचे। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है, लक्ष्मी का घर था। और 9 नंबर अगर प्रश्न आपसे पूछे कि बाढ़ की समस्या किस कहानी केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी केंद्र में है? इसका मतलब यह हुआ कि बाढ़ की जो समस्या आती है वो किस कहानी के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं? तो ढहते विश्वास के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछ ही दिया कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को जवाब दे देना कलकत्ता में। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। 11 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत था? तो आप लोग सभी बता देना 1 बीघा। पूर्वजों के द्वारा लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत था, उसी से अपना मतलब कि खर्चा पानी चलाती थी, ठीक है। आप सभी को याद होना चाहिए। और वो तहसीलदार के जी के यहाँ काम करके अपना पूरा काम करती थी। यहाँ पर दोस्तों देखिए 12 नंबर वही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करके अपनी कमियाँ पूरा करती थी? तो तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपनी घर की खर्चा और अपनी सारी मतलब कि ख्वाहिशें कमियाँ पूरा करती थी, ठीक है, तहसीलदार साहब के घर काम करके। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दलेई बांध किसके घर के पास था? तो दलेई जो बांध था वो लक्ष्मी के घर के पास ही था, लेकिन लक्ष्मी के घर के मतलब कि जो देवी नदी के बांध के नीचे घर था वो लक्ष्मी के घर था, और
जो पास था वो दलई बांध था, ठीक है, उसके पास, ठीक है, आप सबको याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब आपको चैप्टर अगला देखना है माँ चैप्टर के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। यहाँ पर इससे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माँ के कितने संतानें थी। दोस्तों आप लोग इस मतलब कि ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना। माँ के कुल 4 संतानें थी, दो पुत्र और 2 पुत्रियाँ, जिसमें से एक पुत्रिया जो थी वो छोटी थी, वो थी मतलब कि जन्म से ही पागल और गूंगी थी, ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि माँ को मंगू के अलावा कितने संतानें थी, तो आप सभी लोग 3 पर टिक लगाना, क्योंकि वहाँ पर 2 आपको ऑप्शन में दिखाई देगा और सभी मॉडल पेपर सैंपल पेपर में 2 ही दिया है, क्योंकि माँ को मंगू के अलावा 3 और संतानें थे। अगर संतान कह रहा है तो लड़का लड़की दोनों आएगा, अगर पुत्र कहे तो आप लोग 2 पर टिक लगाना है, क्योंकि माँ को मंगू के अलावा कितने पुत्र थे, तो आप लोग 2 पर टिक लगाना है। लेकिन यहाँ पर पुत्र और नहीं पुत्रिय पूछा जा रहा है, बल्कि संतानें पूछा जा रहा है, तो आप लोग 3 पर टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माँ के कितने संतानें थी, तो आप लोग 4 पर टिक लगाए हैं, वैसे ही आपको उसका भी आंसर देना है। और अगला क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा की कहानी है, तो माँ एक गुजराती भाषा की कहानी है, ठीक है, आप सभी याद रखना, माँ एक गुजराती भाषा की कहानी है। और यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि मंगू जन्म से थी, तो मंगू जन्म से पागल थी। 4 नंबर है दोस्तों कि अगहन के महीने में मंगू का कितना वर्ष पूरा हो जाता है, तो अगहन के महीने में मंगू को 14 वर्ष पूरा हो जाता है, 14 वर्ष पूरा हो जाता है, जबकि मंगू ठीक हो जाएगी यह आशंका जताई जा रही थी। आप सभी लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता ही होगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। मंगू की बड़ी बहन कौन थी दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हम आपको अभी बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता रहा हूँ, आप लोग सभी याद रख लेना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगला पार्ट है 4 नंबर दोस्तों, 4 नंबर नगर यानी कि सुजाता उसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नगर पार्ट का कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुजाता का जन्म चेन्नई में हुआ था। अगर दोस्तों किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखना ऑप्शन में चेन्नई है, चेन्नई नहीं होगा तो तमिलनाडु जरूर होगा, ठीक है, चेन्नई या तो तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी थी, जो राजधानी है तो क्या है, चेन्नई में है, ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और उनका जन्म 1935 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सुजाता का असली नाम क्या है, तो सुजाता का असली नाम एस रंगराजन होता है, सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है, ठीक है, आप सभी याद कर लेना। और अगला दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि नगर किस भाषा की कहानी है, तो नगर तमिली भाषा की कहानी। आप सभी को मालूम है कि अगर आपको यह मालूम होगा कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो आपको यह भी पता होगा कि वो तमिली भाषा के भी होंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर है दोस्तों, 4 नंबर दोस्तों है कि नगर कहानी के प्रमुख पात्र है, तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र पापति है, ठीक है, पापति जो एक 12 वर्षीय महिला थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पापति कितने वर्ष की थी, तो आप सभी बता देना 12 वर्ष की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पापति बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण पापति मतलब कि बेहोश पड़ी थी, ठीक है, आप सभी याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पापति को इलाज करने के लिए किस शहर में भेजा गया था, तो मुदेरे शहर में भेजा गया था पापति को इलाज करने के लिए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पापति की माँ कौन थी, यानी कि पापति के माँ का क्या नाम था, तो वल्ली अमाल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है वल्ली अमाल, ठीक है, आप सभी याद रखना। अब दोस्तों अंतिम आपका चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी अगर पूछे तो आप लोग बता देना राजस्थानी भाषा, यह एक राजस्थानी भाषा से लिया गया है कहानी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के कुल 3 लड़के थे, सीता के कुल कितने लड़के थे, तो आप सभी बताना 3। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का पात्र है, तो सीता हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी कहानी के पात्र सीता ही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा, जो आपका अंतिम प्रश्न रहेगा कि
कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती थी। परिवार का माहौल ठीक नहीं था, इसी कारण सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी, तो आप सभी लोग इसका यही जवाब देना और आगे और लिख देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है वो काफ़ी मतलब कि अच्छा लगा होगा। तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। और दोस्तों ऐसे ही और सारे हिंदी जैसे हिंदी का अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो और पाठ वाई और पाठ का लेखक और पाठ का नाम, तो आप लोग कमेंट करके फटाक से बता देना। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं आपको उस वाला वीडियो को मतलब कि बता सकूँ, ठीक है।